हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ क्लास 9th। और आज हम लोग वन शॉट लेके आए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छा भी लगता है और साथ में बहुत टफ भी लग रहा होता है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर्स आ जाते हैं। तो भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ सर, इंटरेस्टिंग तो है बट समझ में पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो आज हम लोग ग्रेविटी को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ग्रेविटेशन के अंदर दो पार्ट हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट जो है वहां पर ग्रेविटेशन की बात करते हैं, और चैप्टर का जब सेकंड पार्ट देख रहे होते हैं हम लोग तो उसमें प्रेशर और थ्रस्ट आ जाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ग्रेविटी वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। जो थ्रस्ट और प्रेशर वाला पार्ट है उसको सेकंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? बहुत स्टार्टिंग से हमें ये आइडिया था, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स हो, इंडियन साइंटिस्ट हो, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि एक फोर्स है जो इस यूनिवर्स में वर्क कर रही है हर एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। अब किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे। याद रखना, ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। और हर एक दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, आप में और हमारे बीच में भी लग रहा है, इस पेन और मेरे बीच में भी लग रहा है, इस सराउंडिंग में जो भी जिसका मास ज्यादा है या कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक दो बॉडी एक दूसरे को लगा रही है। अब आप पूछोगे कि सर अगर हर एक बॉडी एक दूसरे को फोर्स लगा रही है तो भाई सन, उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है और अर्थ जिसके चारों तरफ मून घूम रहा है, तो वैसे ही अगर कोई हैवियर मास है हमारे आसपास तो हमें उसके चारों तरफ घूमना चाहिए था, या फिर हम वो रोटेशन वाला फोर्स क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चीजें घूमती हैं तो भाई हम क्यों नहीं फील कर पा रहे? कोई हमारे बीच में ही फोर्स लग रहा है। इसका भी आंसर दूंगा बच्चों, इसका भी आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा बच्चे? तो फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे? ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स ही होता है। आपने एक इंसान का नाम सुना होगा जिनका नाम है आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन ने एक हमें प्रूफ दिया, एक हमें लॉ दिया जिसे कहते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन भाई साहब ने यह बोला कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका मास m2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर d है, बहुत सारे बुक में r भी हो सकता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो न्यूटन ने यह कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आप पूछना चाह रहे हो कि सर ये प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, तो भाई प्रोपोर्शनल मतलब होता है सच्ची दोस्ती। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब उसने खाना नहीं खाया तो ये भी खाना नहीं खाएगा। और न्यूटन ने क्या बोला? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उनके मास के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? तो भैया आजकल की दोस्ती, उसने खाना नहीं खाया पर मैं तो खाऊंगा, है ना? ठीक है, बाबू ने खाना नहीं खाया, मत खा, मैं तो खाऊंगा भाई, मुझे भूख लग रही है। तो ये है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर चीजें डिक्रीज होंगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही बात बोली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज
is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of their distance. तो बच्चों इसे लिख लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो F proportional m1 m2 and F is inversely proportional to the d square। अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूं तो बच्चों ये हो जाता है F proportional m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और अगर मैं ये साइन हटाता हूं बच्चे तो आप सभी को पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाने से एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, तो वी गेट अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये G क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट निकालना मैंने सिखाया आप लोग को। जिसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और हमेशा अकेला होना चाहिए। क्या ये न्यूमरेटर में है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या ये अकेला है? सर अकेला तो नहीं है। तो क्या करोगे? सबको उठा के इधर भेज दोगे। ये क्या बन जाएगा? G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर m1 m2 और ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये बन गया बच्चे G की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन जो हम लोग के माइंड में था कि सर आपने ये बोला कि हर एक बॉडी के बीच में ये फोर्स लगता है, तो हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे इस फोर्स को? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इसका मास में मान लूं 100 kg, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा है ना बच्चों। और एक मास ले लेता हूं मैं, कितना ले लूं बताओ? चलो इसको भी 100 kg ले लेता हूं, 1000 kg ले लेता हूं। बहुत हैवियर मास है, इनके बीच में तो फोर्स लगना चाहिए। जब हमारे बीच में फोर्स, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमसे तो बहुत ज्यादा मास है इसका, तो यहां पर फोर्स देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा। डिस्टेंस को मान लेते हैं बच्चों हम लोग 1 मीटर। तो F इक्वल्स टू क्या पढ़ा आपने? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और m1 कितना है बच्चे? 100 और m2 कितना है? 1000 अपॉन आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों कितने हैं ये? तो ये बोलोगे आप 6.67 इंटू, यहां ध्यान दो 10 टू द पावर माइनस 11, यहां ध्यान दो बच्चे 2 और 3 कितने जीरो है? 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो F की वैल्यू क्या आने वाली है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और बच्चों दोनों का बेस सेम है तो प्लस का 5। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। भाई इतना फोर्स लगने वाला है। -6 मतलब पता क्या होता है? ये अपॉन में जाएगा। 6.67 1 2 3 4 5 6 भाई 6.67 को इतने 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका फोर्स होगा। तो आप देख रहे हो इतने हैवियर मास, जिसको हम ज्यादा मास मानते हैं 100 kg 1000 kg, उनके बीच में भी जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना नेग्लिजिबल है, इतना कम है, मिलियंस ऑफ टाइम्स लेस है 1 न्यूटन से। तो आप कह सकते हो कि हमारे बीच में फोर्स तो लग रहा है बट द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, the magnitude of force is so less cannot experience the force of gravity between us। Importance of gravitation। तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट क्या है? ये फोर्स है जिसने हमें बाइंड कर रखा है अर्थ से। अगर हम लोग उड़ नहीं पा रहे हैं, अगर आप सुपरमैन और सुपर वुमेन नहीं बन पा रहे हो बच्चों, तो रीजन इज अर्थ ने हमें बाइंड कर रखा है, वरना आप भी सुपरमैन बन के घूम रहे होते, है ना। चलो सेकंड क्या है बच्चे? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ, ये तो आपको पता है कि मून का घूमना या फिर अर्थ का घूमना अराउंड द सन, ये सब किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और इसके साथ ही बच्चे जो टाइड्स आते हैं वो किस कारण आते हैं बच्चों? इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही आते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, इसको डील करते हैं और इससे हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे पावर को हम लोग डील कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पावर को सर कैसे सॉल्व करें, तो ठीक है चलो सर गिवन लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो भाई। 1 नंबर यहां है, 1 नंबर यहां है और 1 नंबर यहां है, 1 नंबर यहां है, बस इतनी ही चीजें हैं। सॉल्व करते हैं। आप क्या बोलोगे?
सर मास m1 दे रखा है हमें 6 इंटू 10⁻24, m2 दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22, सब केजी में। डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, है ना, किलोमीटर में डिस्टेंस होता है 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और हमारे पास जी की वैल्यू है 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमेशा किस में होता है? मीटर में। यहां क्या दे रखा है बच्चों? किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, अगर मैं इसको सही करता हूं तो 10⁵, और किलोमीटर में कितने? 1000, यानी कि 10⁻3। तो ये कितना बन जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। F इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.8 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा बच्चे F इक्वल्स टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 प्लस का 24 प्लस का 22 अपॉन 3.8 इंटू 3.8 इंटू 10⁻16। F इक्वल्स टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 46 माइनस 11, ये 16 भी ऊपर चला जाएगा बच्चे, माइनस का 16, 3.8 इंटू 3.8। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बच्चे 6.6 इंटू 7.4 डिवाइडेड 3.8 इंटू 3.8। बच्चों पावर कितना बचेगा? ये देखो 11 और 16 कितना हो जाता है? 27, और ये कितना है? 46, है ना बच्चों। वो 27 है, ये 46 है, कितना आ जाएगा? 19। कितना आएगा बच्चे? 10⁻19। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली 01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। चलो एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है F इज प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2। भाई सिर्फ कितना हुआ है? सिर्फ एक मास डबल हुआ है, तो 2m1 m2, तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो न्यू फोर्स जो होगा वो पहले वाले का डबल हो जाएगा। खत्म। समझ में आया क्या भाई? जब मास को आपने एक मास को डबल कर दिया और मास से प्रोपोर्शनल है फोर्स, जब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? पहले वाले से 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब डिस्टेंस को डबल कर दिया और डिस्टेंस को फिर ट्रिपल कर दिया। आप बोलोगे सर ये तो मुझे आता है, 1/d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होता है। पहले क्या हुआ है बच्चे? डबल्ड हुआ है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि फोर्स जो है वो रिड्यूस होगा। जो न्यू फोर्स है वो ओल्ड फोर्स का 1/4 टाइम हो जाएगा। वैसे ही बच्चों का ट्रिपल कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू द 3d²। क्या हो जाएगा बच्चे? 9d², यानी कि आप बोल सकते हो जो न्यू फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/9 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स के। सर थर्ड याद रखा है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। अरे यार कितना फालतू क्वेश्चन है। इस बार क्या किया बच्चों? दोनों मास को डबल कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 2m1 एंड 2m2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो आप बोल दोगे जो नया फोर्स है वो पुराने वाले से 4 गुना ज्यादा है। क्या भाई कुछ क्वेश्चन में था इस क्वेश्चन के अंदर? अरे हमें पता है F इज प्रोपोर्शनल टू द मास। मास को बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों फ्री फॉल, जब कोई चीज फ्रीली फॉल करे। अब फ्रीली फॉल कब करती है बच्चों? तो हमारे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है ये। अब बोलो सर अर्थ पे पॉसिबल क्यों नहीं है? तो भाई अर्थ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ के पास एयर भी है, प्रेशर भी है और ड्रैग भी है।
कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसमें ग्रेविटी के साथ में एयर, ड्रैग, प्रेशर सब लग रहा होता है। बट जब सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे, उस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल इज अ कंडीशन in which a body falls downward under the influence of gravitational force only। बात समझ में आई? भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है और उस पर कौन सा फोर्स लग रहा हो, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो, वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ना तो एयर हो, ना ड्रैग हो, ना कुछ हो। तो ये कहां पॉसिबल है? ये पॉसिबल है स्पेस में, है ना बच्चों, जहां पर एयर नहीं होता, जहां वैक्यूम है। इट इज द कंडीशन in which an object falls downward under the influence of gravitational force only। gravitation। ठीक है बच्चे, तो आप यहां देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स एक इन्फ्लुएंसर है ना बच्चों, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है ऑब्जेक्ट को नीचे आने में। अब एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चे, या समझो फ्री फॉल क्या था बच्चों? जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरे, बस। ऑब्जेक्ट नीचे कब गिरेगा? जब उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से नीचे आ रहा हो बच्चे, तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था फोर्स हमारी मां है, याद है लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने। और भैया जहां फोर्स किसके इक्वल है? मास और एक्सेलरेशन के। तो जहां पर फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन तो होगा ही ना बच्चों। अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट करना है तो आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, और अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स होगा, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। प्यारी सी धरती माता हमारी, है ना, जिसका मास है एम, और इसके ऊपर एक सैटेलाइट है बच्चे, ठीक है, सैटेलाइट है कोई, जिसका मास मान लेता हूं बच्चे में ms, और इनके बीच में डिस्टेंस है r या d, जो भी इच्छा हो आपकी। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सिर्फ एक फोर्स क्या होगा? g ms me अपॉन r स्क्वायर। भाई ये फोर्स तो हमेशा लगता है ना ऑब्जेक्ट पे। और आपने क्या पढ़ा? ये बताओ बच्चे, इन दोनों में से मास किसका कम है? ऑब्वियसली सैटेलाइट का कम होगा। तो सैटेलाइट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ, है ना बच्चे, डाउनवर्ड फोर्स महसूस करेगा अर्थ के ज्यादा मास होने के कारण। और इस पे जो एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड, उसे आप क्या बोल सकते हो? फोर्स हमारी मां है। किस पे लग रहा है बेटा? ms पे। अब यहां ध्यान दो, दोनों फोर्स की वैल्यूज है, तो क्या हम इसे इक्वेट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे इक्वेटिंग 1 and 2। क्या हो जाएगा बच्चे? ms a इक्वल्स टू g ms me अपॉन r स्क्वायर। और बच्चे ms से ms कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्सेलरेशन की? g me अपॉन r स्क्वायर। बच्चों यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब कोई बॉडी फ्री फॉल में एक्सेलरेट कर रही हो, नीचे आ रही हो, तो उस पर इतना ही एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा। क्या बात समझ में आई? अब ये जो वैल्यू आई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 बातें क्लियर होंगी आपको। जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, फ्री फॉल करेगी, तो सर वो सिर्फ हैवियर मास पे डिपेंड करती है, जिसका मास ज्यादा होता है। तो यहां से आपने सुना होगा कि फ्री फॉल में जब आप स्पेस में होते हो, तो चाहे आप एक पेन को नीचे गिराओ, चाहे एक स्टोन को नीचे गिराओ, दोनों का अगर मास बहुत डिफरेंट है, इसका मास अगर 200 ग्राम है, उसका मास 500 kg है, 5 kg है, दोनों को साथ में गिराओगे तो बच्चों दोनों साथ में नीचे आएंगे। आप बोलोगे सर एक पॉसिबल ही नहीं है, डेली लाइफ में हमारे पास ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होता है क्योंकि अर्थ पे सिर्फ ग्रेविटेशन के अलावा फोर्स, ड्रैग सब लग रहा है। स्पेस में इसलिए हो जाता है, वैक्यूम में इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी पढ़ा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो होता है g me अपॉन r स्क्वायर। यहां पर कभी भी ऑब्जेक्ट का मास पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है।
तो अर्थ के लिए एक 5 kg का ऑब्जेक्ट और एक 500 kg का ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, इक्वल है उसके एक्सेलरेशन के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। चलो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए क्या होगा, हमारे धरती माता के लिए क्या होगा, जो हम अर्थ पे रह रहे हैं वहां पर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे मैं बोल देता हूं 1 kg। ठीक है, उस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा बच्चे, तो अभी हमने लास्ट में प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया, A इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप क्या बोलोगे, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चे, 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24। बस देखते चलना बच्चों, 6.37 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12 है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 12 होता है। ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द -11 प्लस का 24 और माइनस का 12, 6.37 इंटू 6.37 है ना। चलो अब इसको देखते हैं बच्चों, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 6 10 टू द पावर, भाई ये कितने हैं 11 और 12 23 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों, सिर्फ 10 टू द पावर 1 बचेगा, 6.37 इंटू 6.37। और अगर अप्रोक्स लेके आप इसे डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस a को हम क्या बोलते हैं बच्चों, g बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, g। यहां ध्यान दो, जो हमने यहां पर ग्रेविटी की बात की तो हम इस a को क्या कर देंगे, हमेशा g कर देंगे, और इसे ही कहते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने प्रूफ किया। ये जो एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी के कारण हो रही है नीचे की तरफ, उसे ही हम क्या बोलते हैं, a को हमने नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया, इस बार g रख दिया। सो g इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन g एंड g। चलो भाई, डिफरेंस में घबराने वाली बात क्या है, ये रहा कैपिटल जी, ये रहा स्मॉल जी। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है। ये क्या है, इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.67 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, फॉर अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्स, है ना बच्चों। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है बच्चों इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। 3 पॉइंट काफी अच्छे थे, है ना, ठीक थे, हमारे समझ में भी आ गया। बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से चेंज होगा जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे होंगे। तो बच्चों पहला इक्वेशन क्या था, आप लोग को याद होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप सभी को पता है जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो यहां पर हाइट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, ठीक है, और g आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, है ना, 2s 2gh।
घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस जी और एच रिप्लेस हो गए हैं, और अगर आप एस लेके चलोगे एच की जगह पे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल सा है। बस एक बात याद रखना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, है ना। और अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रहा होगा तो क्या होगा बच्चों, जी की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटी के सपोर्ट में, है ना, ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। चलो, आई होप आप लोग को यहां पर समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का ही है, डील करते हैं। कार है जो फॉल हो रही है ऊपर से, तो आप बोलो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है उसका यू क्या होता है बच्चों, 0। भाई टाइम दे रखा है आपको 0.5 सेकेंड, और जी की वैल्यू दे रखी है बच्चे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे, व्हाट इज द स्पीड, वी पूछ रहा है आपसे, किस स्पीड से वो नीचे गिरेगी। भाई वी वाला कोई फॉर्मूला याद है सर, बिल्कुल याद है, पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अच्छा, जी प्लस का होगा या माइनस का होगा, भाई नीचे गिर रहा है प्लस का होगा, u 0, जी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 0.5, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, 5 मीटर पर सेकेंड। पहले की वैल्यू आ गई। व्हाट इज इट कितनी होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2, 0 प्लस 5 अपॉन 2, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल सकते हैं बच्चे, हाउ हाई, बच्चों हाइट पूछ रहा है आपसे। अब ये बताओ, जो थर्ड आप हाइट निकालना चाह रहे हो, तो हाइट के डिस्टेंस से कितने इक्वेशन होते हैं, 2 इक्वेशन, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। भाई कब कौन सा लगाते हैं, तो आपको पता है s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिफरेंस क्या है बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं होता है और सेकंड इक्वेशन में टाइम होता है। तो भाई हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है क्या सर, टाइम दे रखा है, करते हैं सेकंड लगा लेते हैं, h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे, यूटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू की वैल्यू क्या है 0, तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे हाफ इंटू ए 10 इंटू 0.5 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। हाइट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 1/4, 10 अपॉन 8 यानी कि हो जाएगा बच्चों 1.25 मीटर। 1.25 मीटर इज द हाइट ऑफ द लेज। समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और कर रहे होते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। आपको पता कोई चीज ऊपर जाती है तो एट द फाइनल पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो u दे रखा है आपको 49 मीटर पर सेकंड, v हमारे पास 0 है, और g क्या होगा, माइनस का 10 होगा, है ना बच्चे, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है आपसे, s पूछ रहा है या आप बोल सकते हो हाइट पूछ रहा है। ठीक है तो बच्चों, t दे रखा है क्या सर, t नहीं दिया है, क्या लगाओगे, थर्ड इक्वेशन, क्या होगा बच्चे 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, h की, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, h की वैल्यू। भाई v क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 10 इक्वल्स टू h। ये हो जाएगा माइनस 49 इंटू 49 अंदर बच्चे, है ना, 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस गया, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, 49 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चे, बोलोगे 2401 अपॉन 20, ये हाइट की वैल्यू होगी, है ना बच्चों। अगर इसको 0 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 240.1 अपॉन 2, और बच्चों जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 120.0.5, ये आ गई हमारे पास हाइट की वैल्यू। आई बात समझ में। टोटल टाइम टेकन, टी फाइंड आउट करना है, आप लगा सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो बच्चे t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, है ना बच्चों। u को इधर किया, माइनस का हो गया, a अपॉन में आ गया, ये हो जाएगा v तो 0 है, u कितना है 49 और a कितना है 10,
माइनस का 10 है ना बच्चे, -49 अपॉन -10, माइनस माइनस इससे ये गया 4.9 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास टी की वैल्यू भी आ गई। चल अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। बच्चों जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस शेप में है ना, जो हम लोग देख रहे थे उस शेप में नहीं है, पर समझने के लिए ठीक है, बट इस तरीके के शेप में होती है। और याद रखना बच्चे, जब भी हम हाइट या डेप्थ की बात करें तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ना और डेप्थ बढ़ती है, वैल्यू है ग्रेविटी की वो डिक्रीज होती है। याद रखना, बाय द हाइट और डेप्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज ऑलवेज रिड्यूसिंग। आई बात समझ में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस होता है। चल शेप, तो आप सभी के देखो बच्चे, जो शेप है वो कैसा है हमारे अर्थ का, कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ। तो बच्चे अगर अर्थ होती है बच्चे, वो अपने इक्वेटर, ये बीच में इक्वेटर होता है और यहां पोल्स है ना, तो पोल्स पे क्या है बच्चे, पॉइंटेड है ना। तो जब आप पोल्स से बढ़ोगे आगे इक्वेटर पे तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा ना। जैसे पोल से जब हम आगे बढ़ेंगे इक्वेटर साइड जाएंगे, किसी भी पोल से, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और आपने क्या पढ़ा है सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो जब आप पोल से जाते हैं इक्वेटर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है और जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। पर जैसे ही आप इक्वेटर से मूव करोगे पोल्स की तरफ तो डिस्टेंस रिड्यूस कम होता चला जाएगा। जैसे डिस्टेंस कम होगा एफ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसी पे एक क्वेश्चन है कि अमित नाम के लड़के ने कुछ गोल्ड खरीदा, जो उसके दोस्त ने उसको बोला था कि भाई इतना गोल्ड लेके आ जाना। अब जब वो गोल्ड लेके आया, ठीक है, पोल से खरीदा था उसने गोल्ड, पोल पे कोई कंट्री है वहां से उसने खरीद के लाया। जब वो वापस आया अपने दोस्त के पास जो इक्वेटर पर रहता था, उसको उसने गोल्ड दिया, तो गोल्ड का वेट सेम नहीं हुआ बच्चे। ऐसा क्यों, फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड वेट फोर्स इज मिनिमम। कहां पर होगा बच्चे, मिनिमम होगा एट इक्वेटर। क्या ये बात समझ में आई, समझ में आई क्या, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि आप बोलोगे एट पोल्स जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो होता है बच्चे, वो क्या होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बहुत कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ जा रहे होते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होती है पोल से कंपैरिजन में, तो एफ की वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। तो समझ में आया होगा आपको ये। चलो ये बात है बच्चों द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। आप सभी को पता है कि जब मास जो है ना अर्थ का वो 100 टाइम्स ज्यादा है मून से, और उसका रेडियस भी 4 टाइम ज्यादा है मून से। तो जब मास और रेडियस दोनों बहुत ज्यादा है तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसलिए अगर कोई इंसान अर्थ से मून पे जाता है तो उस पे लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा कि कोई इंसान अर्थ पे है, जब वो स्पेस में जा रहा होता है तो तैर रहा है, स्विम कर रहा होता है, उसका वेट कम हो जाता है। भाई वेट कम क्यों होता है, क्या उसके हाथ पैर कट जाते हैं, नहीं ना। तो फिर वेट कैसे कम हो रहा है बच्चों, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है। जब वो मून पे जाता है तो उसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है, बहुत कम है, तो हम वहां पर वेटलेस फील करते हैं, हमारा वजन वहां पर कम हो जाता है। तो इससे एक बात समझ में आई होगी बच्चे कि जो ये वेट है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये वेट है ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, और किसके साथ, मास इनटू ग्रेविटी। ये कुछ देखा हुआ लग रहा है बच्चे, F इक्वल्स टू एम ए भी तो होता था, फोर्स हमारी मास है, तो वैसे ही वेट क्या है mg। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, तो मुझे पता है सभी बच्चे क्या बोलेंगे, केजी। भाई केजी तो मास का होता है, वेट का क्या होता है बच्चे, न्यूटन। वेट इज द फोर्स, है ना, वेट इज द फोर्स, याद रखो इस चीज को। वेट में डिफरेंस देख लेते हैं, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या बात हुई, मास और वेट में डिफरेंस। पहला, मास कैसा होता है बच्चे, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, केजी। थर्ड डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ
मैटर। ठीक है, वेट क्या होता है बच्चे? इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकंड का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन। और थर्ड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, F इक्वल्स टू mg या W इक्वल्स टू mg। आई बात समझ में? ये था बच्चों मास और वेट में डिफरेंस, और यहीं पर हमारा ग्रेविटेशनल खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे।